नमस्ते दोस्तों, ये है सिग्मा इन्फिनिट और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जो कि पृथ्वी के नीचे स्थित है। माना जाता है अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध एक्सप्लोरर एडमिरल बर्ड इसे अपनी आंखों से देखने का दावा कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। विश्व की बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें पृथ्वी के अंदर भी बहुत बड़े शहर यहाँ तक कि देश होने की बातें भी कही गई हैं। इन अंडरग्राउंड शहरों में ऐसे जीवों के होने की बातें कही जाती हैं जो कि हर मामले में इंसानों से उन्नत हैं। ये टेक्नोलॉजिकली और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये हर समय हमारी दुनिया पर नजर बनाए रखते हैं। जो भी हमारी दुनिया में चल रहा है इन्हें हर चीज की जानकारी रहती है। इन सभ्यताओं में भारत की भी सभ्यता आती है जिसके अनुसार हिमालय के पहाड़ों के नीचे एक ऐसी जगह है जिसे अगाथा कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शंभाला का नाम सुना होगा। शंभाला एक ऐसा शहर है जो कि अगाथा के अंदर स्थित है। हालांकि आज हम अगाथा की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको अगाथा से जुड़ा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखें। आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हैं एडोल्फ हिटलर और एडमिरल रिचर्ड बर्ड। हिटलर के बारे में तो आप सबको पता है, पर एडमिरल बर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एडमिरल रिचर्ड बर्ड अमेरिकी इतिहास के एक बहुत ही जाने माने नेवल यानी नेवी ऑफिसर और नेविगेटर हैं। इन्होंने विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 में भी अमेरिका के लिए बड़ा योगदान दिया, जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया जो कि अमेरिका में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड है। पर आज हम बात करेंगे उनकी एक ऐसी एक्सपीडिशन के बारे में जिसके दौरान उन्होंने ऐसी चीजें देखने का दावा किया जिनको अधिकतर लोग सच नहीं मान पाते। पर मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सन 1947 में जब एडमिरल बर्ड को साउथ पोल पर रिकॉनेसेंस मिशन पर भेजा गया। रिकॉनेसेंस मिशन उसे कहते हैं जब किसी एक खास एरिया का मिलिट्री कारणों के लिए अध्ययन किया जाता है। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन हाई जंप। एडमिरल बर्ड ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि साउथ पोल के पार अमेरिका के साइज की एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। मैंने एडमिरल बर्ड से तो आपका परिचय करा दिया और इनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की। हिटलर अंडरग्राउंड सोसाइटी में खासा विश्वास रखता था। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसने अपने जियोग्राफर्स और साइंटिस्ट्स को ऐसी गुफाएं खोजने का आदेश दिया जो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के दरवाजे तक जाती हो। हिटलर जिस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को खोज रहा था उसका नाम था व्रिल। व्रिल सिविलाइजेशन भी डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप को देश चलाने का सबसे कारगर तरीका मानती थी और हम सबको पता है हिटलर की भी यही विचारधारा थी। हिटलर को पहले ही व्रिल लोगों पर खास विश्वास था, लेकिन हिटलर का व्रिल पर विश्वास मजबूत करने के पीछे कारण था एक किताब का। ये किताब थी द कमिंग रेस जो एडवर्ड लिटन द्वारा लिखी गई थी। हिटलर इससे इतना प्रभावित था कि उसने इस किताब के लेखक पर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे दिया। आज के समय में ऑफिशियली ये माना जाता है कि हिटलर की मौत 1945 में हुई, पर हिटलर की मौत का कोई सबूत किसी के पास नहीं है। बहुत सालों तक उसकी मौत का इकलौता सबूत उसकी मौत की जगह पर मिली एक खोपड़ी के टुकड़े को माना जाता था। लेकिन 2009 में जब इस खोपड़ी के टुकड़े का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये खोपड़ी का टुकड़ा असल में हिटलर का नहीं बल्कि किसी महिला का है। माना जाता है कि व्रिल टेक्नोलॉजी की मदद से ही नाजिस्ट ने कॉन्स्पिरेसी थियरीज में मशहूर डिवाइस डी ग्लोका बनाया। ये एक एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट बताया जाता है। 1944 की शुरुआत तक ये साफ हो चुका था कि जर्मनी ये लड़ाई हारने वाली है। उस समय नाजिस्ट के बड़े ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऑपरेशन ओडेसा को मंजूरी दी गई। इस ऑपरेशन का मकसद ऐसे खुफिया रास्ते बनाना था जहां से नाजिस्ट आराम से भाग सकें।
इस ऑपरेशन के तहत नाजिस के अधिकतर बड़े अफसरों को दुनिया की नजरों से पूरे तरह गायब कर दिया गया। विश्व युद्ध 2 खत्म होने के बाद मित्र देशों ने ये रिपोर्ट दी कि 2000 जर्मन साइंटिस्ट्स का कोई अता पता नहीं है। कुछ थियरीज के अनुसार नाजिस ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बनाया था जो कि इतना बड़ा था कि जहां एक शहर बसाया जा सके। वहीं पर उन्हें ऐसी गुफाएं मिली जहां से उन्हें उन जीवों तक जाने का रास्ता मिला जो कि व्रिल सिविलाइजेशन के लोग थे। ये बातें ऐसी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में नाजिस के कई ऐसे सीक्रेट बेस मिले हैं। 2016 में रूसी साइंटिस्ट्स ने बताया कि उन्होंने आर्कटिक में 72 साल पुराना नाजी बेस खोज निकाला है। तो हम अंटार्कटिक में भी नाजी बेस होने की संभावना को ठुकरा नहीं सकते। जर्मनी के सरेंडर करने के 2 महीने बाद अर्जेंटीना में 2 यू-बोट्स को रोक लिया गया। यू-बोट यानी कि जर्मनी की नेवी सबमरीन। जब उनसे पूछताछ की गई तो माना जाता है उन्होंने बताया कि जर्मनी ने अंटार्कटिक के नीचे बहुत विशाल कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं और इन्हीं यू-बोट्स की सहायता से जर्मनी के अफसरों, साइंटिस्ट्स और हिटलर को अंटार्कटिका के साउथ पोल में सुरक्षित ले जाया गया। अब हम वापस आते हैं एडमिरल बर्ड पर। यू-बोट्स के मिलने के 1 साल बाद ही एडमिरल बर्ड का मिशन हाई जंप शुरू हुआ। और हैरानी की बात यह है कि ये साइंटिफिक रिसर्च मिशन न होकर एक मिलिट्री मिशन था, जिसमें 4700 आदमी, 33 हवाई जहाज और 13 पानी के जहाज शामिल थे। माना जाता है कि ब्रिटिश नेवी और एयरफोर्स के मिशन टैबरन के दौरान उनका सामना भी अंटार्कटिका में नाजिस से हुआ। इस मिशन में शामिल एक ब्रिटिश ऑफिसर ने 2005 में ये बयान दिया। ये इंग्लिश में है पर मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। उन्होंने बयान दिया, उनका बेस एक विशाल अंडरग्राउंड गुफा में था जिसे जियोथर्मल रूप से गर्म रखा जाता था। विशाल गुफा में अंडरग्राउंड झीलें थी। नाजिस ने इन गुफाओं में एक विशाल बेस का निर्माण कर लिया था और यू-बोट्स के लिए विशाल बंदरगाह भी बना लिए थे। अजीब विमानों के लिए हैंगर्स और बड़े स्तर पर एक्सकैवेशंस का दस्तावेजीकरण किया गया था। नाजिस जिस एनर्जी का उपयोग कर रहे थे वह ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न होती थी, जिसने उन्हें भाप के लिए गर्मी दी और बिजली पैदा करने में भी मदद की। हम चींटियों की तरह इधर उधर भागते हुए कर्मचारियों की संख्या को देखकर दंग थे। विशाल निर्माण बनाए जा रहे थे। नाजिस, ऐसा प्रतीत होता था, लंबे समय से अंटार्कटिका में थे। ये बयान यूके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक कर्मचारी जेम्स रॉबर्ट्स को दिया गया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी पहचान सार्वजनिक न की जाए। एडमिरल बर्ड ने भी ऑपरेशन हाई जंप पर एक बयान दिया जो कि काफी सुर्खियों में आया। इसमें उन्होंने बताया कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। हमारे ऊपर ऐसे जहाजों से हमला हो सकता है जो कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ क्षणों में जा सकते हैं। एडमिरल बर्ड ने अपनी डायरी में कुछ चौंका देने वाली बातें बताई। ये डायरी रिटर वॉन एक्स नाम के एक व्यक्ति के हाथ लगी। रिटर वॉन एक्स बर्लिन, जर्मनी में जन्मा एक व्यक्ति था जो कि नाजी आर्मी में रह चुका था। वो एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा था जिसका मकसद अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को खोजना था। इसका दावा था कि ये उस बोट में सवार था जिसे अर्जेंटीना में रोका गया। कहा जाता है कि इसे वो डायरी एडमिरल बर्ड के बेटे ने दी थी जो कि एक्सपीडिशन में अपने पिता के साथ था। इस डायरी की शुरुआत में एडमिरल बर्ड लिखते हैं, मुझे यह डायरी खुफिया और अस्पष्टता में लिखनी पड़ रही है। यह मेरी अंटार्कटिका की फ्लाइट जो कि 19 फरवरी 1947 में हुई उससे संबंधित है। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य के तर्क फीके पड़ जाते हैं और इस समय सत्य की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे इस लेख में निम्नलिखित दस्तावेजों का खुलासा करने की स्वतंत्रता नहीं है। शायद इसे सार्वजनिक जांच की रोशनी कभी नहीं दिखाई देगी, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सारी जानकारी को रिकॉर्ड करूं ताकि सभी एक दिन इसे पढ़ सकें। अंटार्कटिका में विमान उड़ाते समय उन्हें दूरी पर एक शहर दिखाई पड़ता है और उसी डायरी में एक और एंट्री जिसमें एडमिरल बर्ड लिखते हैं, विमान हल्का और अजीब तरीके से तैरता हुआ महसूस हो रहा है। विमान के नियंत्रण काम नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड,
हमारे एयरक्राफ्ट के स्टार बोर्ड पंखों से बाहर देखने पर आगे अजीब प्रकार के विमान दिख रहे हैं। वो तेजी से हमारे पास आ रहे हैं। वो डिस्क के आकार के हैं और उनमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। वो अब इतने पास है कि हम उन पर बने चिन्हों को आसानी से देख सकते हैं। यह एक प्रकार की स्वास्तिक है। यह शानदार है। आखिर हम हैं कहाँ? हुआ क्या? मैंने फिर से अपने विमान के कंट्रोल्स दबाए लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। हम किसी तरीके की बहुत मजबूत पकड़ में फंस चुके हैं। इसके बाद वो बताते हैं। वो अपने क्रू के साथ अपने एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे और देखा कि आगे से उनकी तरफ ऐसे लोग आ रहे थे जो काफी लंबे थे और उनके बाल भूरे रंग के थे। वो उन्हें अपने साथ अंडरग्राउंड शहर में ले गए जहां उन्होंने बट को वहां के मुखिया से मिलवाया जिसे कि वो मास्टर कहते थे। मास्टर ने बट को बताया कि वो प्राचीन समय के लोग हैं जो कि हमारी दुनिया पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। मुझे पर्सनली ये बात इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इस शहर का विवरण भारत के हिमालय पहाड़ों के नीचे बसे अगाथा से काफी हद तक मेल खाता है। वापस आते हैं वीडियो पर। एडमिरल बर्ड जब अमेरिका वापस आए तो उन्हें अपने मिशन की रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर को देनी थी। इनका नाम जेम्स फॉरेस्टॉल था। फॉरेस्टॉल उस समय अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। फॉरेस्टॉल इस सब में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। ऑपरेशन हाई जंप के 2 साल बाद फॉरेस्टॉल की अस्पताल की 16वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इसे एक सुसाइड घोषित कर दिया गया। हालांकि फॉरेस्टॉल के भाई को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उनका कहना था उसकी कुछ दिन पहले ही अपने भाई से बात हुई थी और वो बिल्कुल खुश लग रहे थे। लोग मानते हैं कि फॉरेस्टॉल ऑपरेशन हाई जंप से जुड़ी जानकारी पब्लिक के साथ साझा करने वाले थे। इसी वजह से उनकी मौत के कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें सारे सरकारी पदों से हटा दिया गया था। ऐसी ही अक्टूबर 1988 में एक और रहस्यमयी मौत हुई। एक खाली पड़े वेयरहाउस में एक व्यक्ति की लाश मिली। उसकी पहचान करने पर पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एडमिरल बर्ड के बेटे की थी। बर्ड के बेटे को आखिरी समय तब देखा गया था जब वो अपने घर से वॉशिंगटन डीसी के लिए निकला, जहां उसे अपने पिता के सम्मान में हो रहे एक कार्यक्रम में जाना था। जाते जाते मैं वो लेटर दिखाता हूँ जो कि माना जाता है U-बोट 209 में मौजूद एक सदस्य कार्ल अंगा ने लिखे थे। वो लिखते हैं, प्रिय पुराने कॉमरेड, यह खबर आपके लिए चौंकाने वाली होगी। U-209 एंटीसी-बूट वहां पहुंच गई है। धरती खोखली है। डॉक्टर हॉशफोए और हेस सही थे। पूरा दल ठीक है लेकिन वो वापस नहीं आ सकते, पर हम कैदी नहीं हैं। मुझे यकीन है यह खबर आप तक पहुंचेगी। U-बोट 209 के साथ यह आखिरी कनेक्शन है। हम फिर मिलेंगे कॉमरेड। मैं उन सभी के लिए चिंतित हूँ जिन्हें फ्यूहरा के चले जाने के बाद से पृथ्वी की सतह पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। भगवान हमारे जर्मनी को हमेशा आशीर्वाद दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ऐसे नए टॉपिक लाऊंगा जिन पर हिंदी में कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है।